हूँ। वेरी गुड। वेल डन। सब लोग ना जिन जिन ने असाइनमेंट कंप्लीट किया ना, अपने पैट में मतलब अपने शोल्डर पे पैट में बैक कर मतलब बैक पे पैट कर लीजिएगा कि यस वेल डन, हमने किया है। ठीक है। और बाकी लोग, मैं क्या ही बोलूं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जल्दी से मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। विजिबल है। चलिए ओके, दैट्स ग्रेट। सो कंटेंट राइटिंग डे 2। देखो, इंट्रोडक्शन का सेशन था यस्टरडे। ठीक है, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं जो स्क्रीन है, सबसे बोलूंगी वीडियोस को ऑफ कर लो, आप लोग आराम से चैन से बैठ जाओ। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, वीडियो ऑन भी रहता है, लोग सो भी जाते हैं। तो वीडियो ऑन में दिखता है कि लोग सो जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ऑफ रख दीजिए और आराम से बैठ के अपना सेशन का मजा लेते रहिए। ठीक है। सेशन का मजा लेने का मतलब है नोट डाउन करते रहिए। है ना, जो भी मैं बताती जाऊंगी उसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट राइटिंग डे 2 के सेशन में हम आज एक डिजिटल मार्केटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो बिकॉज आपको ऑनलाइन अर्न करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है। बट आपको ऑनलाइन कब करोगे आप? जब आपके कंटेंट से, वेबसाइट से, पोस्ट से, जो भी प्रोडक्ट है उससे अगर ऑडियंस इंटरैक्ट करेंगे, इंगेज करेंगे, तभी आपकी अर्निंग जो है वो पॉसिबल है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख के सिर्फ पोस्टिंग पोस्टिंग कर रहे हो बट विजिबल नहीं हो रहे हो किसी के सामने, तो कोई फायदा नहीं होता। है ना। विजिबिलिटी के लिए आपको वो सारी चीजें करनी है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करना होता है, आपके ऑडियंस को समझना होता है। ऐसा भी होता है कि आप अपने पोस्ट को भेज तो देते हो और लोग देखते भी हैं, बट रिलेट नहीं कर पाता बिकॉज ये ऑडियंस राइट ऑडियंस है ही नहीं आपके पोस्ट के लिए। ठीक है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके ऑडियंस को समझना, और उनके अंदर अपना ट्रस्ट बिल्ड करना। आप एक ब्रांड, जब किसी ब्रांड को मार्केट में लेके आते हो तो ऑडियंस उससे रिलेट भी कर पाए और आपके ब्रांड के ऊपर वो ट्रस्ट भी शो करे। ठीक है। सो सेशन में क्या क्या हम लोग कवर अप करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे टारगेट ऑडियंस क्या होता है, बायर पर्सन। देखो ये जो टॉपिक है ना, एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक ना आपको डिजिटल मार्केटिंग में कई बार दिखेगा। एड्स जब आप लोग क्रिएट करना सीखोगे तब आपके पास आएगा यही सारे टॉपिक्स, तो आपको और डेप्थ में इस चीज को बताया जाएगा। बट जो मैं कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। ठीक है। और ईईएटी क्या होता है, ईईएटी क्या होता है, डिफरेंशिएट करना होता है कि कंटेंट के स्टाइल में, वेबसाइट, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया था ना, ये वाले पॉइंट में जाके आप लोगों को फर्क पड़ेगा भी। अच्छा, गेट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था कॉपी राइटिंग का। मैं तो कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगी, बट फिर भी कॉपी राइटिंग का कुछ पार्ट हमने पहले भी बता दिया, आज भी थोड़ा बहुत हम आपको समझा देंगे कॉपी राइटिंग होता क्या है। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहला जो है हमें समझना है टारगेट ऑडियंस। तो ये अल्फाबेटिकल टर्मिनोलॉजी को देखते हुए कंफ्यूजन में ना जाने से अच्छा है हम पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर किसी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या तो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्या हो सकता है, आप में से कोई ऐसे हैं जो रियल एस्टेट्स के बहुत अच्छे जगह पे हैं और वो अपने प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्ट्स है जिसको मतलब जो भी है, जिस किसी भी रिलेटेबल वेबसाइट को, रियल एस्टेट का ही एग्जांपल लेके फिलहाल चलती हूँ। लेट्स से रियल एस्टेट का वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, और इस वेबसाइट में, इस वेबसाइट को, इस वेबसाइट पे इंटरेस्ट कौन लोग दिखाएंगे, या रियल एस्टेट पे इंटरेस्ट, जो लोग, जो ऑडियंस रियल एस्टेट पे इंटरेस्ट दिखाते हैं,
है ना, जो भी ऑडियंस रियल एस्टेट के वेबसाइट में या रियल एस्टेट्स में इंटरेस्ट दिखाने आपके पास आते हैं क्वेश्चन पूछने, क्योंकि ये सारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट से तभी आते हैं, कोई टाइम पास करने नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करते हो, तो आपके डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए जो भी आपके पास आएंगे, है ना, उन सब को उसी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा तभी वो आपके पास आएंगे। इंटरेस्ट मतलब उनके गोल, उनका कोई चैलेंजेस होगा जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो आते हैं आपके पास सर्विस लेने। इनमें से सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, इसीलिए वो आएंगे आपके पास इंटरेस्टेड होके, है ना। ये अलग अलग एग्जाम्पल। अब ऑनलाइन के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट ऐसा सेल करते हो, है ना, लेट्स से आप अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसी ऑनलाइन पे सेल करते हो, तो आपके वेबसाइट में वही लोग परचेस करने आएंगे जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में या प्ले स्टेशंस में या गेमिंग में या किसी टैब्स में, फोन्स, इन सब चीजों में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही आपके वेबसाइट्स में आएंगे। ना कि जिनको ज्वेलरी पसंद है वो आएंगे वेबसाइट में देखने के लिए, नहीं ना। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो जो सेट ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेसेस से, ये जो सेट ऑफ पीपल है ना, ये सेट ऑफ पीपल है जिनको इंटरेस्टेड है आपके बिजनेसेस से, आपके प्रोडक्ट से, इन सेट ऑफ पीपल को हम लोग बोलते हैं, ये है आपके टारगेट ऑडियंस। मतलब ये जो ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। ठीक है। अब चलो हम लोग अब चलते हैं कंटेक्स्ट के वर्ड्स को समझते हैं। वर्ड्स में क्या लिखा है? अ जनरल ग्रुप यू एम टू रीच हु माइट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये सारे लोग दिख रहे हैं आपको, इन सब का एम यहां तक पहुंचने का है। तो ये सारे कौन है? इस पर्टिकुलर गोल के टारगेट ऑडियंस है। ठीक है। अब यहाँ पे इस गोल पे इनको पहुंचने का रीजन डिफरेंट डिफरेंट होगा। इन सब के गोल्स एंड चैलेंजेस अलग अलग होंगे, बट पहुंचना सबको यहाँ पर है। ठीक है। तो इन ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल को हम लोग बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। नाउ बायर पर्सोना, बायर पर्सोना कौन होते हैं? ये जो मैंने अभी बताया सेट ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोग जो सिर्फ वो पर्टिकुलर वर्क या प्रोडक्ट या सर्विसेज के पीछे इंटरेस्टेड है या वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इन सेट ऑफ पीपल में अगर हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट्स के लिए, अगर प्रॉपर्टी के लिए कोई सेट ऑफ पीपल इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, ये जो ऑडियंस है ये सभी लोग, इट मीन्स इन सभी ऑडियंस का इंटरेस्ट के पीछे कुछ ना कुछ गोल, मकसद, कोई चैलेंजेस है जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना। अब इन सेट ऑफ पीपल में से मुझे, अब देखो, अब मैं अपने इस रियल एस्टेट के वेबसाइट में वो सारी चीजें लिखूंगी, है ना, ये कंटेंट ऐसा क्रिएट करेंगे जो इनसे कनेक्ट करे। अब मैं कैसे लिखूंगी? इस चीज को लिखने के लिए मुझे इस पूरे ऑडियंस में से रैंडमली किसी किसी का बायर पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। मुझे अगर ये सेट ऑफ पीपल्स के गोल्स एंड चैलेंजेस जानने हैं कि ये कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जिसका मेरे पास सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आप हमेशा अपने वेबसाइट में सिर्फ टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड फोटोज नहीं, आपको ये सोचना है कि मैं अपने ऑडियंस का सॉल्यूशंस का आंसर दे रहा हूं अपने वेबसाइट में। अगर आप हमेशा ऐसे सोचते हुए कंटेंट को पोस्ट करते हो, तो आपका वेबसाइट बहुत अच्छा चलेगा कि मैं दूसरों के, मेरे जो ऑडियंस है उनका सोल्यूशन दे रहा हूं। ऑडियंस तो बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑडियंस बनाए। अब सब ऑडियंस के समझने के लिए मुझे हर एक एक या कुछ चुनिंदा जो मेन मेन ऑडियंस होते हैं उनका हमें जो चैलेंज एंड गोल्स हमें समझना पड़ता है, उसके प्रोफाइल को, क्रिएशन को हम कहते हैं बायर पर्सोना। इसमें से कैसे कैसे लोग होंगे? वो कौन से लोग होंगे जो आपके प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे? वो लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका फाइनेंशियली जो बहुत स्ट्रांग है ना, मे बी दे आर फाइनेंशियली वेरी मच स्ट्रांग एंड दे वांट टू बाय द प्रॉपर्टी, है ना, फॉर एसेट्स के लिए, अपने एसेट्स बनाना है उनको, इसीलिए वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
और इन्वेस्टमेंट लाइक कि फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब अभी इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे फिर कुछ सालों बाद बेच देंगे, ठीक है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, जो अपने लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के बारे में आपके वेबसाइट में दिया रहेगा उसको देख के क्या करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं एक अलग अच्छा बहुत सुंदर सा, मतलब न्यूली मैरिड लोग यही सोचते हैं ना, अपना एक अच्छा घर हो, फ्लैट हो, सेपरेट हो, सब कुछ सजाया वजाया, यही सब दिमाग में रहता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। या कोई अपना प्रॉपर्टी खरीद के रख देता है कि भाई ओल्ड एज में, ओल्ड एज टाइम में हम जाके इस जगह पे रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस, बट दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इनके सिनेरियो, अब आपको क्या, अब जब आप बायर पर्सोना क्रिएट करते हो तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने आएंगे। अब आपका क्या काम होगा, आपकी जो वेबसाइट है आप उसमें सोल्यूशंस के तौर पे क्या लिखोगे। आप लिख सकते हो इनके लिए कि जो न्यूली मैरिड कपल जब आएंगे आपके वेबसाइट पे तो उनको क्या दिखेगा, उनको दिखेगा यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ, छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं, सोसाइटीज के टावर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सो दैट एक कोई भी मैरिड या कोई भी फैमिली पर्सन जब वहां पे कहीं स्टे करने जाता है तो उसको भी प्राइवेसी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बालकनी में खड़े होकर सामने वाले का बेडरूम दिख रहा हो या सामने वाले का किचन दिख रहा हो, तो एक होता है ना अजीब सा। तो हाई राइज बिल्डिंग क्यों जाते हैं, बिकॉज मैं अपनी प्राइवेसी को, अपना आराम से एयर, सब बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो सोचो वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी एमिनिटीज के बारे में जब आप अपने वेबसाइट्स में लिखते हो और ये भी मेंशन करते हो कि वहां पे स्कूल और बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले, तो न्यूली मैरिड लोग क्या करते हैं, उस चीजों के बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं, हाँ ये सारी चीजें हैं। फ्यूचर में उनका जब बच्चा होगा वो भी आसपास स्कूल है कि नहीं वो भी देखते हैं, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जो लोग होते हैं वो भी देखते हैं कि हाँ अब मैं अभी से अभी ये जो प्रॉपर्टी ऐसे जगह पे है जहां पर अभी थोड़ा थोड़ी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, अब आप उसमें मेंशन करोगे कि आने वाले 5 इयर्स में यहाँ के डेवलपमेंट्स क्या क्या होने वाला है ना। वो सारी चीजों को आप जब मेंशन करते हो या वो सारी चीजें जब आप इंक्लूड करते हो कि इसका यहाँ पर जब पास में एक हॉस्पिटल का प्लानिंग है, यहाँ पर एक अच्छे बिग स्कूल का प्लानिंग है, जब ये बन जाएगा तो इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू और बढ़ जाएगा, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पास में नियर में है, कम्युनिकेशन नियर होने वाला है, तो अभी से 5 साल बाद इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है और बढ़ने वाला है, या 1 साल बाद भी इस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ने वाला है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए कौन अट्रैक्ट होंगे, ऐसे पॉइंट्स के लिए आपके पास आएंगे ये जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग आएंगे, ठीक है। और बाकी इन लोगों के लिए भी आप लिख सकते हो, मतलब आपको बायर पर्सोना जब आपको समझ में आता है तो आप अपने कंटेंट को कितने अच्छे वे में उस पॉइंट्स पे लिख सकते, सो दैट वो सारी चीजों को जब ऑडियंस आपके वेबसाइट पे कनेक्ट करता है तो वो सारी चीज देखता है और वो इंगेज होता है, मतलब आपको या तो कनेक्ट करेगा, आपसे परचेस करेगा, है ना। ये सारी चीजें कन्वर्जन ड्रिवन होती है। तो बायर पर्सोना किस तरह से बनाया जाता है वो मैं बताऊंगी, बट उससे पहले आते हैं इस टेक्सचुअल वर्ड पे, अ डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ योर आइडियल कस्टमर, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर राइटिंग और सेलिंग टू। अब देखो इसमें एक और छोटी सी बात है, अब जब भी हम कुछ, वाई बायर पर्सोना मैटर, क्यों, बिकॉज आप लिखते जब हो तब आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करते हो। जैसे आप एक ग्रीटिंग कार्ड या किसी को बर्थडे विश कर रहे हो या किसी को एक मैसेज लिख रहे हो, कोई भी जब आप मैसेज स्टार्ट करते हो, है ना, जब मैसेज लिखते हो, जब आप अपने पेरेंट के कोई मैसेज या लेटर लिखते हो तो उसमें उसका जो टोन होता है, लिखने का टोन होता है, वो कैसा होता है, ठीक है। जब आप बॉस को कोई मैसेज करते हो तो उसमें लिखने का टोन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जब आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो, बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करते हो, तो उसका टोन डिफरेंट होता है। जब आप किसी बच्चे को मैसेज करते हो, अपने चाइल्ड को या अपने छोटे से उम्र के किसी को, तो उसका टोन डिफरेंट होता है। तो आपको जब आप ये डिफरेंट डिफरेंट टोन जब आप किसी को मैसेज करते हो तभी ना वो आपसे मतलब ये कर पाते। अब सोचो फॉर एग्जांपल, आप जैसे चाइल्ड को, मतलब किसी भी बच्चे को अगर आप जैसे मैसेज कर रहे हो या बर्थडे विश कर रहे हो, जिस टोन्स में, जिस वर्डिंग्स में आप कर रहे हो, उसी टोन्स में अगर आप क्या कर रहे हो, अपने वाइफ को जाके या अपने हस्बैंड को या अपने पेरेंट्स को या अपने बॉस को अगर उसी टोन पे लिखते हो, क्या वो रिलेट कर पाएंगे? बोले क्या है, ऐसे ही दे दिया।
तो उतना मजा नहीं आएगा। बट जब आप किसी को स्पेसिफिकली किसी के बारे में सोच के कुछ लिखते हो, तो वो जो पर्सन है वो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ है, बायर पर्सोना हमें हेल्प करता है। आप जो भी मैसेज है वो क्लियर और पर्सनल टाइप का दिखता है उनको। और हमें कभी भी बायर पर्सोना बनाते टाइम कभी भी हम कुछ रोबोटिक वाला साउंड करने वाला कुछ नहीं लिखेंगे, ना ही बहुत सा कैजुअल वाली कुछ बात से। हमें हमेशा जो गेस वर्क्स है उसको अवॉइड करने का। ऐसा हो भी तो सकता है, बायर पर्सनों में वो ऐसा बंदा हो भी तो सकता है, एक्चुअली वो होगा ही नहीं शायद ऐसा ऑडियंस, है ना। आप वैसे 1% वालों के बारे में ज्यादा सोचते हो। आपको सोचना है आपके ऑडियंस जो 70% 90% वाले ऑडियंस होंगे उनकी थिंकिंग उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ना कि आप 1% वाले के लोगों के बारे में सोचते हुए आप कंटेंट लिखोगे। ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना है। उसके बाद क्यों मैटर करता है, मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये टारगेटिंग करने में मदद करती है। जब हम उनके टोन में उससे रिलेटेड सारी चीजें लिखते हैं तो वो हमें टारगेटिंग करवाती है। अब इम्प्रूव, जब वो सोचो फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट में लिखा, वो सारे एम्यूनिटीज सभी चीजों के बारे में जब मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखती हूँ या प्रॉपरली लिखती हूँ, तो ऑडियंस आता है, जो भी इंटरेस्टेड लोग थे वो आएंगे। और वो जब देखते हैं कि हाँ ठीक है भाई ये अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ये हम ले सकते हैं, तो इससे क्या वो एंगेज होंगे। अब देखो ना, कोई रील, जैसे जिन लोगों ने आज सिर्फ रील ही देखा है वो लोग ज्यादा इसको मतलब ये कर पाएंगे अपने से, है ना, रिलेट कर पाएंगे। जिन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आज रील देखा है, ठीक है, वो लोग रिलेट कर पाएंगे। देखो क्या होता है, हम लोग जब रील्स देखते हैं, कुछ ऐसे रील्स आती है जो बहुत कॉमिक्स होते हैं, उसमें हंसी मजाकिया होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम सोचते हैं अरे ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, अक्सर ऐसा होता रहता है, अरे यार ऐसा किया, तो हम उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। या कुछ ऐसा इमोशनल आप टोन पे चल रहे हो, इमोशनल मूड में चल रहे हो, व्हेन यू आर फीलिंग डाउन और समथिंग, एंड यू गेट टू फेस सम रील्स जिसमें कुछ इमोशनल लाइंस लिखे हो, या आपके जो मेंटल कंडीशन है उससे रिलेटेड कुछ आपको लाइंस दिख गए हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उससे रिलेट करते हो, या तो आप उसको लाइक करते हो, या तो आप उसको शेयर करते हो, या उस रील को सेव करते हो, है ना, कुछ ना कुछ तो करते हो, या आप उसको लाइक करते हो। तो ये सारी क्या होती है, जब आप रिलेट करते हो तभी आप इंगेज करते हो। जब आप रिलेट करोगे तभी आप उससे इंगेज होते हो, है ना, तभी आप उससे इंगेज होते हैं। वैसे ही जब टारगेटिंग, है ना, जब वो एंगेजमेंट आती है, जब वो एंगेज होते हैं, जब वो रिलेट कर पाएंगे, जब टारगेटिंग बेटर होगा तो वो एंगेज हो पाएंगे, और जब एंगेजमेंट होती है तो कन्वर्जन अच्छा होता है। इसलिए हमें गेस वर्किंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। हमें हमेशा वही सारी चीजें लिखनी चाहिए जो हमारे ऑडियंस को जरूरत है, जो मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है। ठीक है, चलो अब देखो बायर पर्सोना क्या होता है, बायर पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाता है। चलो बिफोर गोइंग इनटू हाउ टू क्रिएट बायर पर्सोना, आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने बताया, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज बायर पर्सोना, ये समझ में आया आप लोगों को? डिफरेंस समझ में आया दोनों में, कि क्यों ये मैटर करता है कंटेंट राइटिंग में, बताओ। जल्दी 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 जल्दी, सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे। समझ में आया? अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस बताऊंगी पहले, है ना, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि दोनों में क्या फर्क होता है, पूरा डिटेल्स में। ठीक है, देखो, अब बायर पर्सोना और टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, और उसी में से एक एक प्रोफाइल को अगर आप छानोगे तो वो आपका बन जाता है बायर पर्सोना। सिंपल एज दैट। अब ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि वो टारगेटिंग बेटर करता है, इंगेज करने में हेल्प करता है, और कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो, अब बायर पर्सोना में क्या क्या होता है, मेन मेन चीज बायर पर्सोना में होता है, हम वहां पे ढूंढते हैं एज क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, आप जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस की वेबसाइट्स बनाते हो, आपको क्या लगता है उसमें कौन इंगेज करता होगा? क्या कोई 18 ईयर्स का कोई इंगेज करता होगा? 18 ईयर्स के लोग होंगे जो आपके वेबसाइट्स पे जाएंगे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढने। इंडिया में तो ऐसे 18 ईयर्स के बच्चे जाते नहीं, हाँ आउटसाइड अब अगर बोल सकते हो वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में 18 ईयर्स के बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब हम जनरली अगर देखें तो कौन से 23 से, क्योंकि आजकल तो बहुत कम उम्र में ही लोग अर्न करने लग जाते हैं, तो लेट्स से 23 से
50 या 40 एज का हम सोच सकते हैं कि ये एज क्राइटेरिया हो सकती है, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनका जॉब क्राइटेरिया। तो इस तरह से हम क्या बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं, एज सोच लेते हैं, जेंडर सोच लेते हैं, जॉब क्या काम करते हैं ये भी सोच लेते हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं ये भी सोचना है, कहाँ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो, जिससे कि उनके प्रॉब्लम्स का उनको सोल्यूशंस मिले, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देख के वो कोई चीज अगर प्रोडक्ट है तो परचेज करते हैं, या तो अगर अगर कोई सर्विसेज है तो वो इंगेज होती हैं, या सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें, व्हाट मेक्स देम बाय और इंगेज विद द आर्टिकल। तो ऐसा बायर पर्सोना क्रिएट होता है। बट बायर पर्सोना क्रिएट करने से पहले हम समझेंगे एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन आर टारगेट ऑडियंस कैसे सोचते हैं, बायर पर्सोना कैसे सोचते हैं। अभी मैंने आपको बताया रियल एस्टेट का। अब देखो फूड ब्लॉगर की अगर हम बात करते हैं, तो फूड की ब्लॉगिंग मतलब जो वेबसाइट है उसमें सिर्फ फूड रिलेटेड ब्लॉग्स पोस्ट होते हैं, है ना, हेल्दी रेसिपीज, खाना वगैरह, खाने से रिलेटेड सारी चीजें। तो वहां पे कौन मैक्सिमम लोग पहुंचते होंगे, वही जो लोगों को खाना बनाना पसंद है, वो लोग ढूंढते हैं न्यू न्यू रेसिपीज के लिए, है ना। और मैक्सिमम कौन लोग जाता है, जिनका एज, जो लोग मम्मी लोग होती है वही तो खाना बनाती है ना हर जगह पे। तो सोचो मम्मी है, मैंने एक सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस को सोच लिया कि जो बिजी मॉम्स है वो जाती हैं वो लोग, क्योंकि जो आराम से घर में बैठे थे वो लोग चलो खाना बना लेते हैं, आजकल सभी लोग जाते हैं खैर। मम्मी लोग जाते हैं जिनकी एज है 25 से लेट से 40 तक। मैंने एक एज क्राइटेरिया मैक्सिमम एज जो है, जो वहां पे रीच करती है। ठीक है, जिनको हेल्दी रेसिपीज बनाना है ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। कुछ मम्मी लोग हैं जिनको ये एज ग्रुप हो सकता है जो कि हेल्दी रेसिपीज बनाना चाहती है, इसलिए ये सेट ऑफ पीपल हमारे ब्लॉगिंग साइट में, फूड ब्लॉगिंग साइट में आएंगे और इंटरेक्ट करेंगे। तो मुझे कैसा बनाना है, मुझे सबसे पहले बायर पर्सोनास क्रिएट करने हैं। जैसे 25 to 40 एज यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई ऐसा है कि 29 एज की है, जो कि घर से अलग रहती है लड़की, और वो खाना बनाना सीखना चाहती है, और पूरे दिन बिजी रहती है बट खुद से खाना बनाना चाहती है। शी इज स्टेइंग अवे फ्रॉम होम बट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस शी वांट टू कुक समथिंग विच इज हेल्दी। सो वेयर शी यूज टू गो टू द फूड ब्लॉगिंग साइट। ये एक बायर पर्सोना हो गया। दूसरा बायर पर्सोना जो यहाँ पे है, लेट्स से नेम है उसका प्रिया। अब ये नेम, एज, ये सारा ना इमेजिनरी कैरेक्टर्स हम ले लेते हैं। सोच लेते हैं कि वो वर्किंग मॉम है जो टीचर है, ठीक है, और वो क्या करती है, हेल्दी रेसिपीज बनाती, मतलब उनका मेन गोल जो है कि उनको 30 मिनट्स के अंदर, वो पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी रहती हैं, क्योंकि पता है टीचर लोगों को बच्चे लोगों से ज्यादा, मतलब आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम आपसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज को रिसर्च करना, डेप्थ में जाना, उसको अच्छे से पढ़ना, टीचर्स लोगों का काम होता है बहुत ज्यादा पढ़ना। स्टूडेंट्स लोगों को क्या पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ लिए, नहीं पढ़े, चलो वीडियो देख लिया हो गया, असाइनमेंट कौन करता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो टीचर्स लोग जो होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। सो जो मम्मी लोग होती है उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो चाहती है कि 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाए, कि खाना बना जो है अच्छे से बन जाए, जिसके लिए वो जाती है फूड ब्लॉगिंग में। ठीक है, अब उनका मेन चैलेंज क्या है, उनको तो टाइम नहीं मिलता है, बच्चों से परेशान बिल्कुल कोई टाइम नहीं है। उसके लिए वो कहाँ जाती है, पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम पे जाती है। तो इस टाइप के हमने क्या किया, एक बायर पर्सोना ये बनाया, एक बायर पर्सोना ये बनाया। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट बायर पर्सोना बनाते हैं तो मैंने क्या कहा, आप कंटेंट अच्छा लिख पाते हो। ठीक है, तो ये तो रहा, ये तो था एक एग्जाम्पल जहां पे आप बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं, और उन्हीं में से हम एक को चुनते हैं एज अ बायर पर्सोना जो मेजरली प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का जो वर्क है वो इमेजिनरी होता है, आप कुछ भी डाल सकते हो। और ये दो चीज जो वो मेन होता है, जिसके बारे में आप गोल सोचते हो और चैलेंज क्या हो रहा है ये सोचते हो। ठीक है, सो देखो, अब हम क्रिएट करते हैं, अब हम बताते हैं कि बायर पर्सोना, अगर आप ब्लॉगर हो, है ना, अगर आप ब्लॉगर, देखो हम, मैं ना अभी आपको ब्लॉगर, एज अ ब्लॉगर, एज अ बिजनेस वेबसाइट, एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट, सभी चीजें बताऊंगी। आपको सुनना भी सारे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आपके पास क्लाइंट कौन से आएंगे। ब्लॉगिंग के भी आ सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए, ई कॉमर्स के भी आ सकते हैं, और बिजनेस वेबसाइट्स के भी आ सकते हैं। सो आपको सुनना सब है, समझना भी सब कुछ है। ऐसा नहीं कि मेरे को बिजनेस करना है, बस अपने बिजनेस के बारे में सोचूं और फिर छोड़ दूं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर बायर पर्सोना बनाना है मुझे एज अ ब्लॉगर। अब कौन सा, आप बना रहे हो पेरेंटिंग ब्लॉगर,
आप हुए पेरेंटिंग ब्लॉगर। अब पेरेंटिंग ब्लॉगिंग कौन सा होता है, मैंने यस्टरडे आप लोगों को उस दिन भी दिखाया था। पेरेंटिंग की जो एक वेबसाइट होती है, parents.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो देखोगे डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, है ना, सारे जो टॉपिक्स है वो सब आपको दिखते हैं। मतलब ट्वीन्स, टीन्स, हेल्दी, टॉडलर्स, टॉडलर्स लोगों के क्या इश्यूज होते हैं, उनको हमेशा एंगेज रखना पड़ता है, उनके खाना खाने के बिहेवियर, उनके एंगर, उनका टैंट्रम्स, ये सारी चीजें हैं जो एक पेरेंट को इस टाइम पे समझना होता है, ठीक है। तो एक ब्लॉगर, एज अ ब्लॉगर की अगर आप बात करते हो, तो आपको भी बायर पर्सोना बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बायर पर्सोना डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट किया, इसीलिए उन्होंने कैटेगरी के लिए छोटे बच्चे का रखा है, न्यू बॉर्न बेबी का एक कॉलम रखा है, एक टॉडलर लो का रखा है, एक टीन्स का रखा है ना। इस तरह से उन्होंने कैटेगरी के लिए लिखा है, क्योंकि ये सारे बायर पर्सोना उन्हें सोचा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो कंटेंट को लिखते जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी सोचो आप भी एक पेरेंटिंग ब्लॉगर हो, है ना, जहां पे आपको एक बायर पर्सोना बनाना है। तो पेरेंटिंग ब्लॉगर का एज अ न्यू मॉम मैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेती हूँ। लेट्स से जो अनन्या है, अब अनन्या, टीना, मीना, कुछ भी हो सकते, कोई भी नाम ले सकते हो। यहाँ पे एज 29 है, आप 30, 32 कुछ भी ले सकते हो, है ना, जो भी एक माँ बनने का एज होता है, ठीक है। लेट्स से, तो यहाँ पर जो भी है ये आप कुछ भी इमेजिनरी कैरेक्टर ले सकते हैं, बैंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी इसको पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सिचुएशन क्या है, ये मैटरनिटी लीव में है और इनको ना ब्लॉगिंग पढ़ना पसंद है, ठीक है। अब इनका मेन गोल क्या है, अब चूंकि ये न्यू मम्मा है अभी, और हमेशा कोई भी माँ, मम्मी, पेरेंट्स लोग, नॉट ओनली मदर और ऑलवेज पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड। जब वो न्यू पेरेंटहुड में चलते हैं तो वो बच्चे की छींक से लेके, बच्चे के मूवमेंट से लेके, बच्चे के स्माइल से लेके, हर एक चीज को अटेंशन देते हैं, ठीक है। दैट इज अ नॉर्मल थिंग बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चाइल्ड। सो उस टाइम पे जो मम्मी है जो घर पे बैठी है, अभी उनके जॉब लीव पर है, तो वो भी क्या चाहती है, ऑनलाइन में ब्लॉगिंग जब करती है तो वो चाहती है कि इस एज में, इस टाइम पे मुझे कोई पेरेंटिंग टिप्स साथ के साथ मिले, कोई ऐसे है कि पेरेंटिंग टिप्स हमें मिलता रहे, है ना। और क्योंकि देखो, अब पेरेंटिंग टिप्स ढूंढने जाओगे यूट्यूब्स में, बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट वो इतनी टायर्ड हो जाती है एट दिस टाइम जब उनके पास बच्चा होता है, नया बच्चा, खुद के मेडिसिन, बच्चे मतलब एज इट लाइक जब हम अपना केयर करते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, और उस टाइम पे जाके इकट्ठे दो जन का केयर करना पड़ता है, खुद का भी और बच्चे का भी स्पेशल केयर। तो पूरे दिन में बच्चे के, जब अब बच्चे को उठना, बैठना, देखना, खाना पीना, सब कुछ करते करते जो मम्मी लोग होती है वो टायर्ड हो जाती है एट द स्टार्टिंग एज। सो उस टाइम पे रिसर्च करने का तो खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, है ना। तो रिसर्च क्या करेंगी, तो उनका चैलेंज है, बट दिमाग में उनका चलता रहता है कि मुझे पेरेंटिंग टिप्स चाहिए, और मैं अपने बच्चे को कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खिलाना चाहूंगी, मुझे होममेड फूड के भी क्या चाहिए, ऐसा कुछ मिले जहाँ पे होममेड फूड्स के बारे में बताया, और बहुत सारी चीजें। और उनका ऑनलाइन हैबिट क्या है, वो जाती है मॉम इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम में ढूंढने के लिए, जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो अपने एक्सपीरियंस को जब शेयर करती हैं, है ना, कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस टाइम पे बच्चे ऐसे करते हैं, तब आपको ये करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए। तो उनको वो क्या करते हैं, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से वो मोटिवेट होती है, एक्सपर्ट से टिप्स ढूंढती है कि क्या टिप्स मिल जाए, और ब्लॉगिंग तो करना पसंद है, इसलिए रात को वो ब्लॉगिंग्स पढ़ती है, जहां से उनको वो सोचते हैं कि अगर कहीं फ्री प्रिंटेबल चेकलिस्ट मिल जाए, जहां पे एक बच्चे का शेड्यूल पूरा प्रॉपरली लिखा हो, और सारे पेरेंटिंग टिप्स कि बच्चे को मालिश करना है, नहीं करना है, पानी पिलाना है, नहीं पिलाना है, नमक खिलाना है, नहीं खिलाना है, जो भी शक्कर देना है, नहीं देना, बहुत सारे, क्रीम लगाना है, नहीं लगाना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। जब वो न्यू मम्मा होती है तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, तो वो सारी चीजें वो ढूंढती है कि कब जाके वो ऐसे वाले, है ना, उनको ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन मिले। सो अब देखो, आपको अपने वेबसाइट में उस टाइम पे क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जब ऐसे कोई पेरेंट्स, ऐसे कोई न्यू पेरेंट आए, तो उनके लिए आप अपने वेबसाइट में हमेशा वार्म एंड सपोर्टिव टोन होना चाहिए, है ना। आप देखना पेरेंट्स.com वाले इस पे जाके कि किस तरह से वो लोग अपने ये लिखते हैं, है ना, पेरेंट वार्म एंड सपोर्टिव टोन होना चाहिए। कुछ ऐसा कि पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं लिखना,
है ना, कि किसी को टाइम नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ बैठ के पढ़े। अगर आप किसी भी चीज को बुलेटेड पॉइंट्स में लिखते हो ना, तो इंसान उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। यही चीज अगर मैं पूरे, या इस चीज को अगर मैं पूरे पैराग्राफ में लिखती, तो क्या आप लोग मन से पढ़ते? नहीं पढ़ते, देखते नहीं देखते। ये जब बुलेटेड पॉइंट्स में लिखा है ना, तो लोगों की नजर जल्दी पड़ती है और अच्छे से वो रीड कर पाते हैं। ठीक है। सो जितने भी बेबी हैक्स है, आप इजीली उसको स्कैन कर पाओ, रीड कर पाओ, ऐसे टोन में आपको लिखना होता है। और एक फ्री बेबी स्लीप शेड्यूल्स काइंड ऑफ पीडीएफ्स, या कोई भी ऑफर दो फ्रीबीज। अगर कोई टॉडलर है घर पे, है ना, टॉडलर के पेरेंट्स के लिए अगर आप क्रिएट कर रहे हो बायर पर्सोना, तो उनका सोचते हुए जब आप अपने वेबसाइट्स पे डालोगे, तो उनके लिए एक्टिविटी शीट्स, या हाउ टू एंगेज दिस काइंड ऑफ, मतलब दिस एज के बच्चे, उस टाइप्स के सारी चीजें आप लिखोगे, है ना। तो इस तरह से हमें बायर पर्सोना जब हम बना लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें अपने व्लॉग में क्या डालना है। सीधी सी बात यह है कि जब हम दूसरों के जूते में अपने पैर रखते हैं, बोलते हैं ना, है ना, वी ऑलवेज नीड टू पुट आवर सेल्फ इन अदर्स, मतलब सामने वाले के जूते पे पैर रख के देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन से वो गुजर रहा है। तो वो सिचुएशन में गुजरना नहीं है हमें, उस सिचुएशन के बारे में सोचना है कि मेरी ऑडियंस जब मेरे वेबसाइट पे आएगी, तो वो सबसे पहले क्या ढूंढेंगी मेरी सर्विसेज में। ठीक है ना। अब आते हैं क्या हमारे पास बिजनेस वेबसाइट, जैसा कि मैं अभी बता रही थी। सोचो कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बिजनेस वेबसाइट रन कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से लोग आ सकते हैं आपके, जो टारगेट ऑडियंस होंगे, कौन होंगे? बिजनेस स्टार्टअप लोग, है ना, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कोई कुछ होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बायर पर्सोना क्रिएट किया है, जहां पे राहुल नाम का एक बंदा है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो कि अभी अभी स्टार्टअप ओनर है। ऑलरेडी उनका बिजनेस ऑफलाइन पे चल रहा है, इसलिए वो स्टार्टअप ओनर दिया। बट अब वो, इनका एज, सिटी, है ना, ये सारी चीजें, उनका बिजनेस किस पे है? वो इको फ्रेंडली होम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ऑलरेडी। बट उनका गोल क्या है? उनका गोल है कि देखो, मेरा ऑफलाइन में बिजनेस चल तो रहा है अभी स्टार्टिंग में, मैं चाहता हूँ उसको ऑनलाइन पर भी ले जाओ। तो इनके दिमाग में क्या है कि ये, इनका मेन गोल है कि ऑनलाइन में कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑन ऑनलाइन। उनका ऑनलाइन, उनका हैबिट क्या है? वो यूट्यूब्स एंड ट्यूटोरियल्स या गूगल्स पे जाके लिखते रहते हैं हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है। तो ये करते हैं, और फिर देखते हैं कि कोई ऐसा है जहाँ पे मतलब कहीं पे कुछ केस स्टडीज दी हुई है कि जहां पर किस तरह से लोगों ने ऑनलाइन पे अच्छे से बिजनेस दिए हैं, कि अफोर्डेबल प्राइसेस देते हैं। और उनको ना इस टर्म का मतलब नहीं पता है, सोशल मीडिया एड्स या एसईओ। अच्छा, आप लोग बताओ, ऑनेस्टली बताना, है ना, जब आप लोग खुद, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, जब आप लोग खुद डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतना डेप्थ में नहीं जानते थे, तो क्या आप लोगों को पता था कि, सुना था कभी एसईओ, कंटेंट राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट? एक वेबसाइट डेवलपमेंट सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट करके छोड़ना नहीं होता, कंटेंट राइटिंग करने के बाद वो वेबसाइट कंप्लीट होता है। और उसके बाद एसईओ भी करना पड़ता है, तब जाके उसकी विजिबिलिटी गूगल के रैंकिंग में आता है ना। पहले तो नहीं पता था कुछ भी। अब आप लोगों, तब पहले आप लोगों को क्या पता था? हाउ टू अर्न ऑनलाइन। आप लोग यही सोचते हैं, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, यही देखते हैं, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हाउ टू अर्न ऑनलाइन। यही सारी चीजें आप लोग भी ढूंढते होंगे यूट्यूब में, और यही ढूंढते होंगे हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन, क्योंकि आप लोगों को भी वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारी चीजें, एफिलिएशन मार्केटिंग, इससे भी ऑनलाइन मार्क, तो ये सारे जो वर्ड्स है जब आप आते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, तब आपको पता चलती है, राइट। वैसे ही जो राहुल है, उनको भी नहीं पता था कि एसईओ क्या होता है, सोशल मीडिया एड्स क्या होते हैं। उनको सिर्फ ये पता है हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन, वो ढूंढते हैं और वो कोशिश करते थे, जो कि वो सफल नहीं हो पाते, इसीलिए वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास आएंगे। तो जब आपको समझ में आएगा कि ऐसे बायर पर्सोना है जो, है ना, ऐसे बायर पर्सोना है एक, तो आपको क्या करना है? आपको अपने कंटेंट में आपके खुद के सर्विसेज के बारे में उस तरह से लोगों को इंफॉर्मेशन देना है और एजुकेट करना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के बाद, या वेबसाइट डेवलप करने के बाद आपकी बिजनेस को कितना हेल्प मिलता है। उस वेबसाइट डेवलपमेंट में कंटेंट राइटिंग, अगर आप, अगर मेंशन नहीं भी करना चाहते हो, तो कंटेंट राइटिंग वेबसाइट डेवलपमेंट जो लोग करते हैं, वो लोग
कंटेंट राइटिंग करके ही दे देते हैं, ये इसी के साथ हो जाता है कई बार, और कई बार लोग अलग सा कंटेंट राइट कराते हैं, ठीक है, इट्स डिपेंड। सो आप उस उनको ये भी लिखते हो कि एसईओ जो है, आपका वेबसाइट हो जाने के बाद जो एसईओ है वो क्या करता है, वो आपके वेबसाइट को टॉप पे ले जाने में हेल्प करता है। तो इस तरह की सर्विसेज हम आपके बिजनेसेस को टॉप पे ले जाते हैं। जब आप इस तरह से इन्फॉर्म करते हो, एजुकेट करते हो लोगों को, तो लोग आपसे इम्प्रेस्ड होंगे। इवन कोई वो जाएंगे देखने के लिए आपकी वेबसाइट में कोई केस स्टडीज का कुछ पेज है कि नहीं है। उस केस स्टडीज के पेज में आपको क्या लिखना होता है, उस केस स्टडीज के पेज में आप ये भी मेंशन कर सकते हो, एक दो तीन चार जितने भी केसेस, अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप बोल सकते हो कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट है, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी बिजनेस जीरो से मैं उनको एकदम हीरो पे लेके गया। या कोई ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे जो इन्फ्लुएंस तो बहुत अच्छा करते थे बट इनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, आपने उसके 500 फॉलोअर्स से आपने उसको कितना, 15K फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया। तो ये इनसाइट जो है, हाइडिंग द क्लाइंट्स आइडेंटिटी, वो भी आप दे सकते हो। या हो सकता है आप डायरेक्टली किसी बड़े बड़े ब्रांड पे जब आप काम करते हो तो उस ब्रांड्स का नेम मेंशन करते हो, तो उससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप अफोर्डेबल प्राइजेस में हम आपको ये सर्विसेज देंगे, और आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वन ऑन वन हेल्प हमसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप अपने वेबसाइट पे लिखोगे, तो ये राहुल जैसे लोग जो है वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये मोटिवेट होता है इन्हीं सब चीजों से, ठीक है। शो वो देखना चाहते हैं बिफोर एंड आफ्टर स्टेटस क्या होता है। सर्विसेज को जैसे मैंने समझा, एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट को एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना है, एजुकेट करना है, ठीक है। तो आपके वेबसाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए बिजनेस वेबसाइट के बारे में। अब आते हैं हम लोग कि ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो उसके बायर पर्सोना में आप उनको कैसे लेके आओगे अपने बिजनेस तक, ठीक है। उनका बायर पर्सोना क्या क्या हो सकता है, और आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज कैसे यूज कर सकते हो जिससे कि ये बायर पर्सोना का आप सोल्यूशन भी मिले। देखो ये थोड़ा टिपिकल, कैसा टिपिकल नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, कोई ऐसा वैसा नहीं जो ऑलरेडी ब्रांडेड है उसको सेल करो, आप अपना खुद के ब्रांड का एक हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब आपके पास जो ऑडियंस होंगे वो कौन आएंगे, जिनको केमिकल फ्री रहना पसंद है, जिनके स्किन बहुत सेंसिटिव है और वो अपने स्किन में कभी भी केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहते। केमिकल फ्री ऑडियंस जो लोग होंगे, जो अपने स्किन को कभी भी केमिकल्स नहीं देना चाहते, एक्सपोजर नहीं देना चाहते, वही लोग होंगे इंटरेस्टेड। अब उनमें से बायर पर्सोना ढूंढोगे तो एक बायर पर्सोना स्नेहा जी को मैंने ले लिया, जो कि स्किन केयर लवर है। एज मान लिया 26, एट दिस एज द गर्ल्स नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द ब्यूटी, द स्टाइल, द स्किन, ठीक है। मैंने मान लिया कि 26, 25, 22, जो भी XYZ। अभी तो 18, 19 बच्चे भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, एज का तो कोई नहीं, आप एज कुछ भी इमेजिनेटरी ले लो, दिल्ली के जगह कुछ भी लिख लो। अब जॉब है, जॉबलेस है, स्टूडेंट्स है, कुछ भी आप कर सकते हो, बट इनका मेन गोल क्या है, इस पे हमें ध्यान देना है। इनका मेन गोल है कि दे वांट्स क्लियर स्किन यूजिंग केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इनका गोल है ऑब्वियसली। जो लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उनका केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स वाले इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। अब चैलेंज क्या है, ये अपना जो ब्रांड है ना, ये अपना ब्रांड पे किसी भी नेम न्यू ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते भाई। न्यू ब्रांड पे ट्रस्ट भी नहीं करोगे और केमिकल फ्री प्रोडक्ट भी चाहिए, तो ऐसे तो बहुत रेयर कंपनीज है ना। अब ये क्या करती है, ऑनलाइन हैबिट्स है उनका कि इंस्टाग्राम के रील को ना वो स्क्रॉल कर करके देखती है और देखती है कि रिव्यूज क्या क्या आ रहा है, कहाँ पे कौन कौन से रिव्यूज हैं, किसने कुछ अच्छा रिव्यूज दिया है कि नहीं दिया है। ऑनलाइन में बैठ बैठ के सोचती है शॉपिंग करूं कि नहीं करूं। तो जब शॉपिंग करने जाती है तो वो ढूंढती क्या क्या है, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज, ट्रायल पैक्स एंड ऑल। अब देखो, अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या करोगे, ऐसे लोगों के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज भी मेंटेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, मेरा एक मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर क्रीम है ना, एक पर्टिकुलर होममेड क्रीम है जो मैंने यहाँ पर बॉक्स पैकिंग में बहुत अच्छा सा, फॉर एग्जाम्पल जो भी है, इस बॉक्स पैकिंग के अंदर बनाया, और ब्रांड मेरा नया। और इसमें जो क्रीम है वो 100 ml का है जो कि केमिकल फ्री है, ठीक है।
जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। अब जब आप इसको लॉन्च करते हो तो आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट जो कि हैंडमेड है वो तो आप एरा गरा कुछ दोगे नहीं, ऑब्वियसली अच्छी अच्छी चीजें होंगी, प्योर होंगी, अच्छी होगी। तो जब आप कोई चीज लॉन्च करते हो और उसका प्राइस अगर आप अचानक से लिख देते हो कि 1299 रुपए का ये प्राइस है सिर्फ 100 ml, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को देख के आप लोगों के दिमाग में क्या चिंताएं आती है बताओ जरा। जब आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 1299, ओनली 100 ml, वो भी हैंडमेड प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, तो क्या दिमाग में आता है सबके दिमाग के, सब कोई क्या सोचते हैं बताओ, सब कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताओ। कॉस्टली, करेक्ट। और अगर कॉस्टली, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। कॉस्टली है, प्रीमियम है लुक्स, लग्जरी लुक्स है, तो क्या होगा, तो ब्रांडेड अच्छा ही होगा, तो ब्रांडेड अच्छा ही होगा। चलो कुछ और देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं सर, बिल्कुल सही कहा, ठीक है कॉस्टली है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, ब्रांडेड है तो अच्छा ही होगा, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगर पॉकेट देता है तो ले लेंगे, नहीं देता है तो चलो भाई नहीं चाहिए, कुछ और देख लेते हैं। ये जनरल सी बात है, हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। अब देखो, अब इनको तो अपना सेल करना है ना, यहाँ पे वो नहीं, वो चाहते हैं कि ऑडियंस को ग्रैब करना, वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि मेरे से ऑडियंस चली जाए। अगर इस पर्टिकुलर चीज को अगर 50 लोगों ने भी देख लिया, तो वो चाहेंगे कि 50 लोग एटलीस्ट इसको इंटरेक्ट तो करे, यूज तो करे एक बार, है ना। तो अगर 50 में से 5 जन ही इसको लेंगे, जो लोग बहुत प्रीमियम कॉस्टली चीज यूज करते हैं, फिर तो उनका उतना मार्केट में वो जमा नहीं पाएंगे। तो ऐसे के लिए वो क्या स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको ट्रायल पैक्स देंगे, ठीक है, हम आपको ट्रायल पैक्स देंगे। ट्रायल पैक्स को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट में जाकर, है ना, आपके एड्रेस को ड्रॉप करना है, प्रॉपर एड्रेस ड्रॉप कीजिएगा। जैसे ही आप लोग एड्रेस ड्रॉप कीजिएगा, हम आपको ये जो ट्रायल पैक है वो आपको सेंड कर देंगे आपके एड्रेसेस में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूज करना है ट्रायल पैक, और ट्रायल पैक आपको दिया जाएगा 15 ml का, ठीक है, 15 ml का ट्रायल पैक। अब चीज बहुत अच्छा ही होगा, आप लोग अच्छी ही चीज क्रिएट करोगे, ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाओगे, अच्छा चीज लोगों को दोगे तभी ना चलेगा, हम लोग कोई तो खराब चीज देंगे नहीं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको हमेशा अच्छा ही चीज देना पड़ेगा, तभी आपकी बिजनेस चलने वाली होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आप फॉर द टेम्पररी बिजनेस से कमाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में रहना चाहते हो, तो पहली बार में ही खराब खराब देना शुरू करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को तो लॉन्ग टर्म में रहना है, तो हम लोग ट्रायल पैक देते हैं 15 ml का, जो लोगों के पास जाता है, और उनसे ये कहा जाता है एड्रेस फिलिंग के बाद कि जब आप इसको यूज करोगे उसके बाद हमें क्या सेंड करना, आप लोग हमें रिव्यू, प्रॉपर रिव्यू, चाहे वो कुछ भी हो, आप अपने प्रॉपर रिव्यूज हमें भेजना। तो ये जो रिव्यूज है हम क्या करने वाले हैं, हम इन रिव्यूज को अपने टेस्टिमोनियल्स, जो यूजर्स आएंगे, न्यू न्यू यूजर्स आएंगे, वो इन रिव्यूज को पढ़ेंगे, है ना, जो ओरिजिनल यूजर्स के रिव्यूज को पढ़ेंगे। साथ में हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, काइंडली सेंड सम फोटोज और वीडियोज और ओपनिंग पैक जो भी है, तो वो भी अटैच करके वो देंगे। ये हमारा एसेट तैयार हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ट्रायल पैक में। अब देखो ऐसे भी लोग होंगे ना इनमें से, सोचो आप 50 लोगों को सेंड किए, 50 लोगों ने एड्रेस सेंड किया और रिव्यू देने के मारे आलस कर गए, सिर्फ 10 लोगों ने रिव्यू दिया, 40 लोगों ने ना बोला क्या रिव्यू देना, छोड़ो हमें तो मिल गया, एक बार यूज तो कर लिया। तो ये जैसे मेंटेलिटी के लोगों के लिए इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी क्या सोचा, कि जब जब ये 40% लोग, ये 40 लोग जब रिव्यू देंगे, है ना, ये सबके लिए ही होगा कि जो जो रिव्यू देंगे, तो उनको हम पहला पैक जो है इस 100 ml का, जो कि 1299 का है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्रेस पे हम सेंड कर देंगे। अब देखो ये मेरा जो है ना बिजनेस का, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका कोई लॉस नहीं है। क्योंकि सोचो जब कोई भी बंदा या जो कोई भी लोग इसको यूज करेंगे फॉर कंप्लीट पैक, जब उनको रिजल्ट मिलेगा एक बार, तो सेकंड टाइम अब जब ये चलेगा भी, तो उनको जब एक बार अच्छा लगेगा तो वो किसी भी चीज, लड़कियां स्पेशली अगर कोई अच्छा
कंपनी, अच्छा ब्रांड होता है, तो दे ट्राई टू स्टिक विद दैट ब्रांड। ठीक है। तो यहां से उनके 50 में से 40 भी अगर लोग नहीं भी देना चाहते होंगे ना रिव्यू, तो 30 या लोग तो देंगे, या 15 लोग भी अगर दे दे बहुत काफी है। तो इनमें से भी अगर 10 और ये 5 लोग में से, ये 25 लोग में से भी अगर इनको लॉयल ऑडियंस 20 भी मिल जाता है ना, तो भी बहुत है। तो इस तरह से हमें बिजनेस में लॉयल ऑडियंस तो मिलता ही है, अपने लिए क्लाइंट्स मिल जाते हैं, साथ में हमें क्या मिलता है, टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, फोटोज या रिव्यूज या और भी सारी की चीजें मिलती है। एक और हम क्या बोल सकते हैं, हम आपको मनी बैक गारंटी दे देंगे अगर कोई परचेस करना चाहेगा। अगर कुछ इश्यूज आता है तो हम आपको मनी बैक गारंटी भी दे सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हम अपने इस तरह के ऑडियंस के लिए कर सकते, क्यों कर सकते हैं ना, क्या लगता है आप लोगों को, बताइए। काम करता है ना ऐसे स्ट्रैटेजीज? आप लोग एज ए ऑडियंस अगर होते तो काम करेगा ना? बताओ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, है ना, ये स्ट्रैटेजी काम करेगा बिल्कुल। ठीक है। चलो अब हम समझते हैं जो हमारा टॉपिक है, ये तो हो चुका। अब ये तीन चीजें डिफरेंट डिफरेंट आपने बता दिया। अब आते हैं हम गूगल ईट, ये जो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ ना, अच्छे कंटेंट्स एंड गूगल्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये है गूगल्स के कुछ सेट ऑफ फ्रेमवर्क जो हमें हमेशा ध्यान रखना है। गूगल बोलता है EEAT, दिस ई स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, दिस ई स्टैंड फॉर एक्सपर्टाइज, ये बोलता है ऑथोरिटेटिवनेस, और ये बोलता है ट्रस्टवर्दीनेस। अब इनके मीनिंग क्या होता है? एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अच्छे ट्रेडर हो, है ना, हम्म, अगर आप कोई अच्छे ट्रेडर हो, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारियां रखते हो, तो आप अगर कोई ब्लॉगिंग में लिख रहे हो, या आप अपने वेबसाइट्स में या कहीं भी अगर किसी स्टॉक मार्केट के बारे में या किसी ट्रेड के बारे में अगर उसको एक्सप्लेन करके लिखते हो कि ऐसा ऐसा था, ये कंपनी पहले इस टाइम पे थी, उसके बाद इसका इन्फ्लेशन हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारी चीज अगर आप लिखते हो, तो वो तो आप जानते हो, आप इस चीज में हो, आप इस ट्रेड में हो, इसलिए आप अच्छे से लिख सकते हो। बट अगर किसी का ये नॉलेज नहीं है, और वो हर कहीं से मैसेजेस को उठा उठा के कहीं भी आपके ब्लॉगिंग में जाके अबाउट स्टॉक एंड ट्रेड एंड सब कुछ लिख देता है, तो इसमें और इसमें लिखने में बहुत फर्क होगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस से लिखते हो तो गूगल को पता चल जाता है कि आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। ठीक है। अगर आप एक्सपर्टाइज की बात करते हो, लेट्स से कि मैं ग्राफिक डिजाइन आप लोगों को सिखाती हूँ, और मैं वो ग्राफिक डिजाइन के टॉप नॉच ईच एंड एवरी डिटेल्स माइन्यूटली जब जब कोई पूछता है उसको मैं अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है। और ग्राफिक डिजाइन के सारे रूल, सारे इफ्स एंड बट्स एंड सारी वो चीजें जो हम जाते हैं ग्राफिक डिजाइन में देखना, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो हम चाहते हैं कि हम अपने इस ब्लॉगिंग इस पे या जो भी अपने इसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन सब चीज के बारे में, सब टूल्स के बारे में डिटेल्स में लिखते हैं। तो अगर मुझे इसमें एक्सपीरियंस है अच्छा सा, तो हम लिखते हैं। तो गूगल मुझे ये चेक करने नहीं जाएगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट सर्टिफाइड हूँ कि नहीं हो, सर्टिफिकेट्स है कि नहीं है, बट वो देखेगा कि मैंने जो भी लिखा है वो प्रॉपरली अपने स्किल के साथ, स्पेसिफिक नॉलेज स्किल मेरा है कि नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, वो समझ जाता है। दूसरे ऑथोरिटेटिवनेस, आपने देखा होगा जेनमैट के जो वेबसाइट है वहां पे मीडिया प्रेजेंस बहुत सारा है। वैसे काफी सारे जो वेबसाइट्स है, टाटा का है, मामा अर्थ का है, नाइकी का है, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड जितने भी है, सबके वेबसाइट्स में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेबल जो होती है ना, वो किसी रिलायबल सोर्सेस से जब कोई रिकॉग्नाइज होते हैं, कोई अवार्ड्स मिलता है, तो उसको वो क्या करते हैं, अपने वेबसाइट्स में डालते हैं। तो वो गूगल क्या करता है, उस चीज को अपलिफ्ट करते हैं कि हाँ भाई चलो ये इसका ऑथोरिटेटिवनेस है रियल वर्ल्ड से। ट्रस्ट वर्दीनेस क्या होता है? ट्रस्ट वर्दीनेस होता है किसी भी कंटेंट में आप बिल्कुल भी, है ना, ट्रस्ट इश्यूज नहीं आना चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उनका जो क्राइटेरिया होता है ना फॉर डीलिंग द ऑडियंस, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आप परचेज करोगे, आप पेमेंट करोगे, आपके पास ट्रैकिंग ऑर्डर चला जाएगा, आप देख सकते हो जो आपका डिलीवर्ड मतलब जो प्रोडक्ट है कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा और कब आप तक जाएगा। अगर आप तक वो आता है, अगर वो पसंद नहीं भी होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिटर्न के लिए बोलना है। तो रिटर्न के लिए भी लोग आएंगे, आपसे सामान पिक करेंगे और वापस ले जाएंगे अपने हाउसवेयर पे, है ना।
जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, फिर उसके बाद दोबारा से वो आपको एक प्रॉपर चीज लाके दे देंगे जो फ्रेश होगा। ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट होता है। बट आप अगर अपने प्रोडक्ट में कोई रिफंड पॉलिसी या कुछ नहीं लिखते हो, कोई कस्टमर केयर सपोर्ट या कोई ईमेल एड्रेस, ये सब अगर नहीं देते हो, तो वहां पे ट्रस्ट वर्दी इश्यूज हो जाता है। ठीक है, और जो हम लोग HTTPS जो होता है ना हमारे वेबसाइट में, दैट्स सिक्योर्ड वन, ये भी होना बहुत जरूरी होता है काफी बार। ठीक है, अब देखो EAT फ्रेमवर्क कैसे होता है एक्सप्लेन, जो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया। ऑथर स्किल्स इन सब्जेक्ट, lived on hands-on experience, recognized credentials associations, साइट क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी किसी भी अच्छे वेबसाइट्स पे। ठीक है, जहां पर किसने लिखा, कितना एक्सपर्टाइज, क्या है इसकी ट्रस्टवर्दीनेस, सारा कुछ आप देख पाओगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जिस तरह से हम एज अ यूजर, है ना, हम एज अ यूजर जब हम जाते हैं गूगल के पास, गूगल के सर्च इंजन में, ठीक है, सर्च इंजन तो बहुत सारे होते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, गूगल का होता है, बिंज का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, बहुत, जो माइक्रोसॉफ्ट का बिंज है वो है, याहू का है, और बहुत सारे। तो वैसे गूगल के सर्च इंजन में ही हम लोग जाते हैं। तो गूगल के सर्च इंजन के पास ना बहुत सारा जो डेटाबेस होता है, वहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वेरी डाला, है ना, हम स्पेसिफिक क्वेरी करने के लिए जाते हैं गूगल के पास। जब स्पेसिफिक क्वेरी डालते हैं तो गूगल जाके चेक करता है कि ये जो क्वेरी है, इसके लिए सबसे अच्छा कंटेंट किसने लिखा है। जो जो कंटेंट अच्छा लिखता है, और जो गूगल के फ्रेमवर्क को, जो EE80 वाला है ना, EE80 फ्रेमवर्क को जो मेंटेन करता है, ये दोनों चीज किसने कर रखा है। साथ में एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं SEO, है ना। पहले तो ये देखते हैं किस किसने किया है, जो जिस जिसने किया है तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को वो पिक करता है और उसके लिंक्स को जाके यूजर्स को शो कर देता है कि देखो तुमने जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर्स कुछ इस तरह से इस लिंक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से वो दिखाता है। अब ये जो गूगल के वेबसाइट पे दिखाता है, अब देखो ये इस टाइम पे गूगल बिल्कुल लॉयल्टी के साथ आपको हमेशा हेल्पफुल कंटेंट ही ढूंढ ढूंढ के निकालता है। उसके साथ तो बहुत, वो चाहे तो रैंडमली दे सकता, बट आपके पास जो ये रिजल्ट आता है ना, वो बेस्ट रिजल्ट्स होता है हमेशा से, है ना। तो जब हम गूगल से एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ यूजर, जब हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि बेस्ट रिजल्ट दे, तो जब हम एज अ क्रिएटर कुछ चीज क्रिएट करके पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट्स को, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोग पोस्ट करते हैं, तो गूगल पार्शलिटी नहीं करता, वो फिर भी देखेगा कि आप यूजर हो चाहे क्रिएटर हो, जो वेबसाइट्स अच्छे हैं उसी को हम सिर्फ शो करेंगे। तो गूगल EE80 फ्रेमवर्क इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है हमें समझना। ठीक है, जहां, क्योंकि ये अगर आप करते हो तो गूगल में रैंकिंग हाई करने में वो आपकी मदद करता है। गूगल्स वांट टू शो द बेस्ट कंटेंट टू द पीपल, and content that is helpful and safe and trustworthy. If your websites follow EE80, your content is more likely to rank higher on Google. ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट में हमने बताया था, ई कॉमर्स वेबसाइट में बिजनेस वेबसाइट्स एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। ठीक है, एक बिजनेस वेबसाइट को ले लेते हैं और एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को ले लेते हैं, और ई कॉमर्स अलग होता है। बिजनेस वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में ब्रांडिंग होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, आप किसी के वो इन्फॉर्म करते हैं, आप एजुकेट करते हो, ये सारी चीजें होती है। अबाउट अस, ब्लॉग, सर्विसेज के बारे में बताना, ये कहाँ होता है, ये सारी चीजें आप वेबसाइट्स पे मिलेगा आपको। ये ब्रांड स्टोरी टेलिंग, अब यस्टरडे मैंने जो दिया था आप लोगों को करने के लिए टास्क, वो यही है। ब्रांड स्टोरी टेलिंग आपको कहाँ दिखेगी, ब्लॉगिंग साइट में, या तो आपको वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट्स, वेबसाइट्स में दिखेंगे सब। ठीक है, जब आपको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट चाहिए होगा, वो भी आपको वेबसाइट पे मिलेगी, चाहे वो बिजनेस हो, ब्लॉगिंग हो, उस तरह से। बट जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, फीचर ड्रिवन कॉपी मिलेगा एंड CTA बटन मिलेगा। अब बताओ आप लोगों में से जिन जिन ने ये किया है, उन, वो रिलेट कर पा रहे हैं ना कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा रहे थे तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में यही सारी चीजें दिख रही थी, बट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में स्टोरी टेलिंग टाइप का दिया हुआ था, और किसी किसी में आप बिजनेस वेबसाइट्स में भी ब्लॉग देख रहे होंगे, जिन्होंने अपना ब्लॉग का एक अलग सा पेज बना रखा है, वहां पे वो अपनी ब्रांडिंग को अपलिफ्ट करते हैं, है ना।
देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है नाइकी का या आइकिया का बोल लो, ये दोनों ही ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। बट ये लोग अपने जो डिटेल्स है, ये अपने डिटेल्स को कैसे शेयर करते हैं, ईएटी कैसे दिखाते हैं, ये देखो। जैसे कि अब मैंने कहा कि नाइकी, नाइकी का क्या है, ये नाइकी का जो कंपनी का जो वेबसाइट है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स। देखो सीटीए बटन, यहाँ पे शॉप दिखेगा। आप वुमेन कैटेगरी में चले जाओ और यहाँ पर रनिंग के लिए कुछ भी शॉप के लिए बाय करो, देखो हर जगह आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे क्या, प्रोडक्ट्स एंड प्राइजेस, प्रोडक्ट्स एंड प्राइजेस एंड सीटीए बटन्स। बट जब आप, और ये देखो यहाँ पर एक चीज देखो, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन नेम क्या है, नाइक.com, नाइकी.com है ना। आप देखो ये अपने अबाउट अस वगैरह या अपनी ब्रांडिंग किस तरह से करते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना एक सब डोमेन बना के रखा है जिसका नेम है अबाउट नाइक.com, ये इन्होंने सब डोमेन पे बना रखा है, जहां पर वो मिशन विजन सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने अपने कंपनी की दे रखी है। ये देखो यहाँ पे कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ नहीं दिखेगा कि मेरा प्रोडक्ट ये है। ये ब्लॉगिंग का आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में, इनका ऑथोरिटेटिवनेस का अगर देखोगे, ये देखो न्यूज रूम का बना रखा है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट के बारे में कब कब कुछ रिलीज हुआ है या कोई ब्लॉगिंग्स रिलीज हुई, ये सारी चीजें आपको इस तरह से मिलेंगी। आइकिया का भी देखोगे तो उनका भी ऐसा ही कुछ है ना, उनका अलग सा साइट है प्रोडक्ट्स के लिए, और उनका अपना खुद का जो ब्रांडिंग का डिटेल्स है वो अलग में है। नाउ द लास्ट पोर्शन दैट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या करता है, दूसरों को प्रोवोक करता है, जो फोमो वाला बताया था वही वाला है ना, ताकि ये मौका हमसे छूट ना जाए। अब कॉपी राइटिंग के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, पावर वर्ड्स, पावर वर्ड्स होते थे फ्री, एक्सक्लूसिव, प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन, इंस्टेंट फेयरनेस, लास्ट डील, टुडे ओनली, वन आइटम लेफ्ट, ये सारे क्या होते हैं, कॉपी यूजेस होते हैं, ठीक है। क्लियर सीटीए, कॉल टू एक्शन बटन्स होता है, और जितने भी फीचर्स होते हैं ना उनको बेनिफिट्स के तौर पे हम शो करते हैं। अब देखो जैसे दो एग्जांपल है कॉपी राइटिंग का, एक है आपका इंटीरियर डिजाइन का, किस तरह से लिखा है इंटीरियर डिजाइन वाले ने कि आप अपने होम्स को ट्रांसफर करो इनटू लग्जूरियस स्पेस विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। मतलब देखो इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब एक लमसम अमाउंट, चाहे 1 BHK के लिए करो, 2 BHK के लिए करो, एक अमाउंट अच्छा खासा जाता है अगर आप अच्छी जगह से कहीं से करते हो। तो वो यहाँ पर पहले ही बोलते हैं कि हाँ आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक अकाउंट। हाँ, और यहाँ पर देखो ये सीटी अच्छे से यूज किया, बुक ऑफ फ्री डिजाइन कंसल्टेशन, और यहाँ पर ये भी बोला है कि लिमिटेड स्लॉट, है ना। तो इंटीरियर वालों ने तो ऐसा कर दिया। अब चाइल्ड साइकोलॉजी का अगर आप बोलोगे, एजुकेशनल जो फील्ड होता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो आपके जो चाइल्ड का जो ब्रेन है वो 80% डेवलप होता है जब तक वो एज 5 साल तक का हो जाता है। अब 5 साल तक की उम्र के पहले 80% तक का ब्रेन जो है वो बच्चे का डेवलप हो जाता है। आप अगर डे 1 से, आप अगर चाहते हो कि ये हो, तो आप हमारे इस ट्रायल पैक को लेना शुरू करो जो कि आपके बच्चे के पोटेंशियल को बढ़ाएगा, और डे 1 से उनकी क्यूरियोसिटी की जो लेवल है ना वो बढ़ती जाएंगे। मतलब कोई भी पेरेंट्स सोचेगा अच्छा, मतलब एटलीस्ट ट्रायल पैक तो ले लूं, ट्रायल पैक भी हाथ से छूट जाएगा, एक दिन भी होने से मैं अपने बच्चे का 1% होने से भी बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो जो जैसे ही वो ट्रायल पैक लेना शुरू करेंगे उसके बाद कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं फॉर द परमानेंट ऑडियंस, ठीक है। तो ये होते हैं कॉल गुड कॉपीज के एग्जाम्पल, किस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ। डन, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो डन, टेकिंग स्क्रीन, डन लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताती हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट पावर वर्ड्स है जो हम लोग कॉपी राइटिंग में यूज करते हैं, जहां पर हम इमोशनल, ट्रस्टवर्दी एंड अर्जेंसी क्रिएट करना। अगर आप इमोशनली किसी को बस समझाते हो कि एक्सक्लूसिवली फॉर यू, दिस इज अ बेस्ट सेलिंग थिंग या बेस्ट सेलिंग अमेजन, है ना, ये दिस इज अ सीक्रेट वन विच आई एम शेयरिंग विथ यू, नो बडी नोज अबाउट इट, ट्रस्ट गेन करना, दिस इज सर्टिफाइड वन, दिस इज गारंटेड, है ना, ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इस तरह के वर्ड। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, जो सेल वगैरह चलता है, ओनली टुडे, लास्ट चांस, ठीक है, एंड सून, डोंट मिस आउट, एक्ट फास्ट, ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी अर्जेंसी क्रिएट करती है। क्या लिखा है आपने, 1 year ऐप इनसाइट है इसके लिए, हो सकता है, ठीक है। अभी जो सीख रहे हो उसको सीख लो, है तो बहुत सारी चीजें, है ना।
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इजीली बना के डाल सकते हो। एआई ने अभी बहुत सारे काम को आसान भी कर दिया और बिगाड़ता भी है। ठीक है, चलो अब देखो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है आपका है आज का रिकैप। बायर पर्सोना, टारगेट ऑडियंस, ईट, वेबसाइट, कंटेंट, बेसिक्स ऑफ कॉपीराइट। बट अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, रुक जाना। जो मेन है इस चीज को आप लोगों को ये अच्छे से देखना है। क्रिएट योर बायर पर्सोना, आपके खुद के जो भी निश होंगे ना, जिस चीज की आप वेबसाइट बना रहे हो, आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए और उसके ऊपर से आपको बायर पर्सोना क्रिएट करना है। तीन तीन बायर पर्सोना क्रिएट करना है भाई, बोल दिया। आप किसी भी नेम में जॉब टाइटल्स लिख लो, आप उनका इंटरेस्ट देख लो, आपको बताना है कि उनका गोल क्या है, वाई दे विल कम, उनका मेन गोल क्या है आपके वेबसाइट तक पहुंचने का, और उनका प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए वो आपके वेबसाइट पे आएंगे और उनको सॉल्यूशन मिलेगा आपके वेबसाइट पे। तो आपको उनका फ्रस्ट्रेशन या चैलेंजेस बताना है कि वो कौन से चैलेंजेस से गुजर रही है, कि उनका प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लोग कॉपी करके रखिएगा। कल जब आप लोग आओगे, अटेंडेंस मार्क करोगे, आई वॉन्ट टू सी हु इज द फर्स्ट पर्सन जो याद करके अटेंडेंस के साथ साथ ये जो जो होमवर्क मैंने दिया है बायर पर्सोना का, वो लिख कर लाए और कॉपी करके मतलब वहां पर पेस्ट करे। एक और बात, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो बहुत आसानी से, बट इससे आपका नुकसान होगा। यू वोंट लर्न एनीथिंग। आप सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट करने का जो प्रेशर है उससे भागोगे चैट जीपीटी से जब करोगे। बट अगर आप अपना माइंड यूज करोगे तो आप कुछ अच्छा सीख जाओगे। अगर गलत भी होगा, वो सही करने के लिए हम बैठे हैं, बट आपको करना है अपने मन से। चाहे वो एक लाइनर लिखो या 10 लाइन में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, जिसमें भी लिखोगे चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करने के साथ साथ उसको कल आपको देना है। स्टार्टिंग में जब मैं आती हूँ, आप लोग एंटर करते हो ना, जब मेरा वीडियो ऑफ रहता है, आप लोगों को एंटर करने का टाइम थोड़ा सा गैपिंग रखती हूँ मैं, उस गैपिंग में आपको डालने हैं सारे। एंड आई वांट टू सी हु इज द फर्स्ट पर्सन हु विल डू इट, क्योंकि जब होमवर्क की बारी आती है ना, सब भूल जाते हैं तब, है ना। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ये बायर पर्सोना है, वैसे ही अगर हम देखें कि जिनमैट, जिनमैट के पास लोग क्यों आ रहे हैं, आप लोग क्यों आए थे, क्योंकि आप लोगों को ये स्किल जिनमैट से ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो क्लासेस है इससे लेके आपको अर्निंग करनी है, राइट, इसीलिए आप लोग आए हो। बट सबके तो गोल अलग अलग है। कोई यहाँ पे आए हैं जो लोग होम मेकर हैं, घर पे बैठे ही ये सब पढ़ने के बाद, स्किल डेवलप करने के बाद फ्रीलांसिंग करके अर्न करना चाहते हैं। कोई आए हैं यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी गुड इन देयर फील्ड, बट राइट नाउ दे वांट सम साइड हसल जिससे उनका एक्स्ट्रा इनकम भी हो। कोई यहाँ पर ऐसे हैं जिनका गोल है कि उनकी बिजनेस चल रही है, बट वो चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना। कोई यहाँ पर है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, बट स्टिल दे वांट टू अर्न सम मनी, है ना, बाय सिटिंग एंड होप बाय लर्निंग समथिंग न्यू स्किल। या कोई ऐसे हैं जो अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। आई यू ऑल, यू कैन रिलेट विद दिस पर्सन, ये दिस थिंग्स एंड ऑल, आई ऑल कैन रिलेट विद दिस। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप लोग अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो कि आप लोग इसीलिए आए हो ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। ऑनलाइन अर्निंग तो करना है, बट सबके अलग अलग गोल्स हैं, सबके अलग अलग गोल्स है, राइट। तो ये क्या मैंने क्रिएट किया, ये मैंने एक बायर पर्सोना टाइप का क्रिएट किया है कि मैंने सबके गोल्स बताया, प्रॉब्लम्स। जब मैं इस